कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो मतलब किसी रिज़ल्ट पे नहीं रहने वाली है। आज की वीडियो बस मैं और आप थोड़ी सी बातें करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ एक बार सुन के जाना। बाकी जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग DSSB के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग अभी बात करते हैं हर वीडियो में। मोस्टली या तो अपडेट होती है या कोई रिज़ल्ट आया होता है, लेकिन आज की वीडियो है जो थोड़ी सी अलग है। अभी जैसा आप लोगों को पता है बीते कुछ दिनों में TGT इंग्लिश का, TGT साइंस का और TGT हिंदी का रिज़ल्ट आया है। परसों रिज़ल्ट आया था TGT साइंस का और TGT हिंदी का। मैंने खुद ने भी TGT साइंस से एग्ज़ाम दिया था और कहना बहुत आसान है तो कि नहीं हुआ है तो आगे तैयारी करिए, लेकिन इंडिविजुअल आदमी खुद जानता है कि कितना मुश्किल है फिर से दोबारा से वही चीज़ें दोबारा से लेके बैठना, वही किताबें दोबारा लेके बैठना, वही सिलेबस दोबारा लेके बैठना। मैं आपको बता दूं, देखो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और कुछ मार्क्स से नहीं हुआ है। 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स आप लोग समझ सकते हैं, उससे मेरी कट ऑफ रह गई है। अगर वो 1-1.5 मार्क्स आ भी जाता तो भी वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर गई है। उसके बाद जो ई डोजियर की कट ऑफ थी ये तो फाइनल कट ऑफ और ऊपर जाने वाली है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अभी आपको कहूँगा ना कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे की तैयारी करते हैं और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, कहना बहुत आसान है, लेकिन उतना ही मुश्किल है ये समझना कि फिर से वही कॉपी, वही बुक्स, वही सिलेबस, वही मैथ्स, वही हिंदी, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग, सब दोबारा से स्टार्ट करना, दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट करना, दोबारा से वही एग्ज़ाम देना, दोबारा से उसी सेंटर के बाहर जाना, दोबारा से उसी रिज़ल्ट का वेट करना, दोबारा से वही वेबसाइट चेक करना डेली की रिज़ल्ट आया नहीं आया, दोबारा से वही सब करना इस बार हम लोगों ने किया, धरना प्रदर्शन देना। लेकिन ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बात बस इतनी है कि मैं आपसे अभी बस यही कहूँगा कि जिनका नहीं हुआ है मैं उनकी सिचुएशन समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ है। बस अब एक ही चीज़ हम लोगों के पास बचती है, दोबारा उठें, दोबारा तैयारी करें। आज नहीं तो कल हुआ हो। ये नहीं है कि हम लोग लायक नहीं थे या फिर हम लोग उन्होंने मेहनत पूरी नहीं की थी। बस थोड़ा सा ये है कि शायद कहीं ना कहीं हम लोगों की मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई थी, जो हम लोगों को अगली बार में पूरी करनी है। मुझे तो ज़रूर पूरी करनी है, मैं तो करूँगा। अब इसमें कितना टाइम लगता है ये नहीं पता मुझे, और मैं कह भी नहीं सकता कि आपको कितना टाइम लगेगा, मुझे कितना टाइम लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा। और अगर मैं बात करूँ ना कि मैं खुद की बात करूँ, मेरी फैमिली मेरे पे अभी प्रेशर दे नहीं रही है, लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। मेरी उम्र 26 साल हो गई है, अभी हो जाएगी, नेक्स्ट मंथ में 26 साल का हो जाऊँगा। और 26 साल की उम्र में बेरोज़गार रहना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लम शायद ये भी है कि मैं सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करता हूँ। मेरे ख्याल से अब हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए खुद को। टीचिंग एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम यही आ रही है कि कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। DSSB को लेके भी यही प्रॉब्लम है कि कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। हम लोग कहते तो हैं कि DSSB अच्छा एग्ज़ाम है, शायद पेपर लीक नहीं होते, लेकिन आप खुद सोचिए, मेरे अगर अभी जितने भी मार्क्स आए हैं मैं सिर्फ DSSB पर ही रिलाई कर सकता हूँ। उन्होंने जो मार्क्स दिए हैं वो ठीक होंगे, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्स शीट नहीं देख सकता कि मैंने क्या फिल किया था, क्या मेरे एक्चुअल मार्क्स हैं। उसके लिए मुझे RTI लगानी पड़ेगी, और RTI भी किस लिए, सिर्फ मेरी रिस्पॉन्स शीट देने की। क्या ये सिर्फ अकेला DSSB कर रहा है? हाँ, सिर्फ ये अकेला DSSB ही कर रहा है ये सब कुछ। पर कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। जिनका नहीं हुआ सिलेक्शन में उनको बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग शायद कहीं थोड़ा सा लैग किया है हम लोगों ने। बस बाकी बात इतनी है कि हम लोग अगली बार फिर से उठेंगे, फिर से दोबारा तैयारी करेंगे। और ये चैनल मैं जो है अभी स्टार्ट किया था, मैंने मार्च में स्टार्ट किया था, कि मुझे लगा था कि अगर मैं अभी देख रहा हूँ अपडेट्स तो साथ साथ मैं आप लोगों को भी बता दूँ। लेकिन ये चैनल मैं आगे चलाऊँगा। और रही बात उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह की, तो वही मेरी सेम होने वाली है। आप लोग अपने एंड पर देखें ना, अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको दोबारा चेंज करें। इसके अलावा मैं बस यही सलाह दूंगा कि आप लोगों को आप अपने एग्ज़ाम को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ टीचिंग के ही में ही काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और EMRS। इसके अलावा अपना हम DSSB
अभी मैंने रेलवे में एक एग्ज़ाम दिया था टीचिंग से रिलेटेड, एक वो भी है। तो आप लोग जो है इन सबको देखें और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। और इसके अलावा मैं बस यही कहूँगा कि हमें शायद और एनसीईआरटी पर फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बैच के रिगार्डिंग जब हम लोग बात करते हैं कि बैचेस से हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन बैचेस से वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। वो लोग एक बहुत बड़ा सिलेबस लेके चलते हैं जिसकी ज़रूरत हमें शायद है नहीं। मैंने डीएसएसबी को और केंद्रीय विद्यालय को अभी एग्ज़ाम दे के समझा कि वो जितना पूछ रहे हैं वो सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पर पूछते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है आप लोगों से, अगर आप लोग इतना वीडियो में रुक गए तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, शायद मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ज़रूर ऐसा लगता है कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, मैं अपने एग्ज़ाम नहीं होने का कोई भी किसी पे भी ऐसे ब्लेम नहीं डालता, मेरी खुद की गलती है, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग बैचेस खरीदते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो टीचिंग का हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, लेकिन आप गौर करिएगा जितने टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं वो थोड़े छोटे एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे कैंडिडेट्स कम आते हैं। अब बैचेस तो बहुत महंगे हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के, सब लोग बैचेस बेच रहे हैं, लेकिन जो 12 तारीख का प्रोटेस्ट हुआ था, मुझे वहाँ एक टीचर नहीं दिखा, सिर्फ एक टीचर दिखे, वो भी कोई इन बड़े इंस्टीट्यूशन से नहीं थे, वो उन्होंने एक बड़ा इंस्टीट्यूशन छोड़ के आए, हम लोग जानते हैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम, टीचिंग से बहुत पास से रिलेटेड है, तो वहाँ से कोई नहीं आया जो टीचर है, या फिर किसी भी तरीके का कोई टीचर वहाँ नहीं आया। कुछ एक आधा यूट्यूबर ज़रूर थे जो सिर्फ वहाँ अपनी वीडियो कवर करने के लिए आए थे, बाकी मैं तो प्रोटेस्ट करने के लिए गया ही था, बाकी मेरे कुछ दोस्त भी गए थे। और क्या मैं सिर्फ उन जो टीचिंग प्लेटफॉर्म वाले हैं उनसे बस यही पूछ सकता हूँ, क्या हम लोग सिर्फ आप लोगों के लिए बैच बेचने तक के लिए हैं? क्या जब वैकेंसीज आती हैं तब सिर्फ हम लोग आपको एक पोटेंशियल कस्टमर की तरह ही नज़र आते हैं, उसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है किसी एग्ज़ाम में, तो आप लोग बहुत जल्दी हम लोगों को बुलाते हैं कि आपने टॉप किया या फिर आपकी अच्छी रैंक आई है, तो आइए अपना इंटरव्यू दीजिए और बताइए लोगों को कि आपने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी है। लेकिन आप खुद देखिए ना कि वहाँ पे कितने लोग दिखे। अब मैं ज़रूर, हाँ, आप लोग बिल्कुल कहेंगे कि टीचर्स आए थे एसएससी में आए थे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर एसएससी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, उसमें लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उसमें ये लोग आते हैं क्योंकि उन्हें पता है वहाँ नहीं आएंगे तो इनका काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ से इन लोगों को ज़्यादा बच्चे मिलते हैं, ज़्यादा कोर्सेज बेच पाते हैं। तो वहाँ पे आना सिर्फ इनका एक ही पॉइंट है कि इनको फ़ायदा है इसलिए आ रहे हैं। छोटे एग्ज़ाम से रिलेटेड इनको कोई फ़ायदा नहीं होता तो ये लोग नहीं आते। डीएसएसबी में कैंडिडेट्स कम है इसलिए ये लोग नहीं आए। 2 प्रोटेस्ट हुए, उस दोनों में से ये किसी में नहीं आए। जितनी बार भी कैंडिडेट बाहर गए डीएसएसबी में, उसमें कोई नहीं आया, जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म में से कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। एक मैथ्स के सर जरूर थे, लेकिन वो खुद का एक इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इंडिपेंडेंट चैनल है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोई रिलेटेड नहीं है। पहले वो पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते। लेकिन आप खुद देखिए ना, जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो ये एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर ज़रूर आ जाते हैं, सिर्फ पूछने की एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि इनको पता है कि अगर कैंडिडेट अगर सिलेक्शन ले लेता है तो उसका इंटरव्यू लेना भी है, मार्केटिंग करेंगे। पर ये लोग कहाँ चले जाते हैं जब हम कैंडिडेट्स धूप में खड़े होकर अपने रिजल्ट की मांग कर रहे होते, तब कहाँ चले जाते हैं? चलिए मान लीजिए मेरा उसके बाद सिलेक्शन हो गया उसमें, और उसके बाद अभी मेरे 2 एग्ज़ाम और बाकी हैं। एक में मेरा रिटर्न हो गया, उसमें इंटरव्यू बाकी है, और एक का भी मैंने मेंस दिया है, उसका रिजल्ट हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था रेलवे में, उसमें एक ही सीट थी। अगर मैं उसमें सिलेक्ट होता हूँ तो इसका मतलब मैंने अपने जोन में उससे टॉप किया है। तो क्या ये जब इंटरव्यू लेंगे? हाँ लेंगे, और बिल्कुल लेंगे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बैच तो मेरे को दिया था, मैंने बैच आपसे लिया था, चलो ठीक है, आज के टाइम पे कुछ फ्री में नहीं मिलता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप अगर इतने सारे बच्चों को, अगर मान लीजिए 50,000 बच्चे आपसे किसी एग्ज़ाम के लिए बैच लेते हैं, उनको आप लोग 4-4 हज़ार रुपये में अपना बैच बेच रहे हैं। अगर उसमें से 4,000 50,000 बच्चों में से अगर 500 बच्चों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर आपने इतना उनसे कमाया है तो आप उनको एक इंटरव्यू का बैच फ्री दे दें? बिल्कुल। वही इंटरव्यू के बैच 10 से 12 हज़ार रुपये के बेचे जाते हैं। बच्चे से आप हर स्टेज पे पैसा लेना चाह रहे हैं, लेकिन बच्चा आपसे
थोड़ी भी उम्मीद नहीं रखता कि अगर वही एग्ज़ाम आप जब बच्चे से कमा रहे हैं उसी एग्ज़ाम के लिए, उसी एग्ज़ाम में बच्चा प्रोटेस्ट करता है तो आप लोग कहाँ चले जाते हैं। 12 तारीख को मेरे को एक टीचर बाहर नहीं मिला। कहाँ गए वो टीचर जिनसे हम लोग बैच खरीदते हैं, हम लोग अपना बहुत हार्ड अर्न मनी उनको पे करते हैं, वो हर तरीके के वादे करते हैं और हर तरीके से वो इंटरव्यू लेने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी मार्केटिंग करने के लिए तैयार रहते हैं कि बच्चा हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुआ है। बड़े बड़े बैनर से फोटो छाप देते हैं, ये देखिए हमारे यहाँ से बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और इन बच्चों ने हमारे यहाँ से पढ़ाई करी है, ये सिलेक्शन लिया है, आप लोग भी आए। लेकिन बच्चे की डिफिकल्टी में आप लोग कहाँ चले जाते हैं। कोई बात नहीं, जान लीजिए, तो पार्ट है ज़िंदगी का, होता रहता है। अब किसी के ऊपर ब्लेम डालना या फिर कुछ करना ये भी पूरी हद तक ठीक नहीं है, पर थोड़ी जिम्मेदारी तो आप लोगों को भी लेनी चाहिए। जब बच्चा फेल होता है ना तो सारा जो ब्लेम है वो सिर्फ बच्चे के ऊपर आता है। मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा, ना वो कोचिंग वाले मेरा ब्लेम लेने जाएंगे, ना मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरा ब्लेम लेंगे। उनकी कोई जिम्मेदारी है भी नहीं उनका ब्लेम लेने का, वो बेचारे बस मेरे ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं, मेरे को जो बैच चाहिए, बुक चाहिए वो दिला सकते हैं। लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, इनकी अगर मैं बात करता हूँ, आप देखिए ना, 1 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं, उनमें से 10 का सिलेक्शन हो तो ये 10 को एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो बाकी बच्चे बचे 99,990, उनके लिए इनका कुछ भी नहीं है। एक बच्चा अगर इनसे 4 बैच खरीद रहा है और उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम ये 5वां बैच भी फ्री नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे कुछ फ्री मांग रहा हूँ या फिर मैं किसी आपको कुछ फ्री देने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन बात आप लोग ये समझिए ना, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का एक बार रिकॉर्ड उठा के देखिए, सबके पास लग्जरी गाड़ी है, सबके पास बहुत अच्छी सुविधा है, सब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्या इसका छोटा सा अमाउंट जिन लोगों से ये कमा रहे हैं उन लोगों पे खर्च नहीं कर सकते? नीट का पेपर लीक हुआ, इन लोगों ने उसमें बहुत महान खुद को दिखा के बोला कि हम लोग 1 महीने के लिए जो आपका री एग्जाम हो रहा है उसके लिए आपको फ्री बैच देंगे। कोई महान नहीं है ये लोग, जिम्मेदारी है भाई आपकी, बिल्कुल जिम्मेदारी है। और बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जिनसे मैं बैच, जिनसे अगर मैंने लिया है, उनसे 4,999 का समथिंग का बैच था, उनसे मैंने बैच लिया है। एग्जाम होने से पहले वो एक्सपायर हो गया था बैच, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी देते हैं, एग्जाम चाहे कितना लेट हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम लेट हो रहा है तो वैलिडिटी बढ़ा दे। लेकिन नहीं, मेरी वैलिडिटी नहीं बढ़ाई, उन्होंने बैच एक्सपायर कर दिया। एक की बात नहीं है, 2-3 प्लेटफॉर्म की बात है, सबने बैच एक्सपायर कर दिया अपना। चलिए कोई बात नहीं, अब इस पर मेरे ज़्यादा बोलने का बनता भी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना बोलूँगा, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिर से खड़े होंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे, फिर से तैयारी करेंगे और इस बार ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। और रही बात जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेहनत किया आप लोगों ने, इसलिए आप लोगों को सिलेक्शन हुआ है। आगे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करिए और आगे बहुत ऊपर जाइए। लेकिन जिनका नहीं हुआ उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि ये रेस है, रेस में ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बार हारिए तो हमेशा हारिए, नेक्स्ट टाइम दोबारा दौड़ेंगे, दोबारा जीतेंगे, कभी तो जीतेंगे। लेकिन बात बस यही है, जो बना रहेगा वही जीतेगा, रेस छोड़नी नहीं है, रेस में बना रहना है। बाकी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और आपको अगर बात करनी है तो हम बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके की तो वो शेयर कर सकते हैं, या फिर किसी को रिसोर्स की प्रॉब्लम है तो अगर मेरे पास जो रिसोर्स है मैं अपने पूरे रिसोर्सेज शेयर करूँगा। मेरे पास कुछ बैचेस भी बड़े हैं, तो अगर आपको वो चाहिए तो आप लोग वो भी ले सकते हैं मेरे से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को कांटेक्ट भी कर सकता है। हमारे ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और उस ग्रुप में है भी, मैं देख रहा था, अभी बेचारे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उनको भी मैं यही कहूँगा कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर देंगे, अगली बार सही, इस बार ना सही, अगली बार सही। चलिए, थैंक यू, आप लोग इतनी देर तक बने रहिए मेरे साथ और आगे भी बने रहना। ये चैनल मैं जब तक चलाऊँगा जब तक हम लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं ले लेते, और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन हम लोग फिर से एक वीडियो बनाएंगे, फिर से खुद को प्रेज़ करेंगे, खुद को शाबाशी देंगे कि हम लोगों ने मेहनत करी, हम लोगों ने हार नहीं मानी और काफ़ी आगे तक आए। थैंक यू। चलिए, मिलता हूँ मैं आप लोगों से, धन्यवाद।